हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 11th क्लास का चैप्टर 3 थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग आपके सामने कराने वाला हूँ। इसमें बेटा हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में जिस तरह अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है, जिस तरह से ग्रामर में रूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स होते हैं लैंग्वेज के लिए, इसी तरह से अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उन रूल्स को कहा जाता है प्रिंसिपल। देखिए ज़रा, अकाउंटिंग इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। एज रूल्स ऑफ ग्रामर्स एग्जिस्ट फॉर लैंग्वेज, जिस तरह से लैंग्वेज के लिए मतलब जो ग्रामर के रूल्स होते हैं लैंग्वेज के लिए, उसी तरह से अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कॉमनली, ये मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस, इनको कॉमनली जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। और ये जो है वो बेसिक रूल्स हैं जिनके जो मतलब पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, जो लिमिटेशन सीखता है, कंस्ट्रेंट्स यानी कि उनकी सीमा निर्धारित करते हैं कि जिनके अंदर रहकर हमें अकाउंटिंग करनी है। इन्हीं के जो भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमें अकाउंटिंग करनी है। ये हमें प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस बताते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट्स में बांटा गया है। नंबर 1 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, उसका मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस होते हैं विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, जिनके अंडर में अकाउंटिंग करनी होती है। ये वो बेसिक अजम्पशंस होती हैं। ये जनरली अकाउंटिंग रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग, जिनके बेस्ड पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। ये है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और इनको फॉलो करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो अकाउंटिंग यूज़र्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, वो भी सेम वे में। यानी कोई भी आए, चाहे पर्सन ए आए, चाहे पर्सन बी आए, पर्सन सी आए, कोई भी अगर उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखे तो सेम वे में और इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इसलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना कंपलसरी है, ज़रूरी है। दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये तो बेसिक अजम्पशंस हैं जिनको फॉलो करना ही करना है। अब आइए अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय तक जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी वजह से, जो मतलब एक्सपीरियंस के कारण जो क्या नाम है हमने रूल्स बनाए हैं, लंबे समय से अकाउंटिंग करते आ रहे हैं। तो जब लंबे समय से अकाउंटिंग करते आ रहे हैं तो कुछ रूल्स अपने आप भी बनाने पड़ जाते हैं, यानी बन जाते हैं, जो अकाउंटिंग के लिए, जो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो उनको हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। और ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस में टाइम के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आता रहता है। यानी कि जब भी हमें अकाउंटिंग की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना हो तो हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो भागों में बांटा गया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये बेसिक अजम्पशंस होती हैं अकाउंटिंग की, इनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। इन्हीं के बेस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। दूसरा, ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। ये लंबे समय तक जो एंटरप्राइजेस ने अकाउंटिंग की है उसके कारण जो मतलब रिजल्ट निकला, एक्सपीरियंस के कारण जो रूल्स बनाए हैं, उनको अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। इनमें चेंज आ सकता है टाइम के अकॉर्डिंगली। नाउ अब आते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनकी फीचर्स क्या क्या हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की फीचर्स क्या क्या हैं। नंबर 1 है मैन मेड। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ये मैन मेड होते हैं। ये मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इंसानों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। ये मतलब नेचुरल साइंस की तरह इनके प्रिंसिपल नहीं होते। इनकी जांच हम जैसे उसकी करते हैं, नेचुरल साइंस की करते हैं कि भाई एक मतलब
जैसे मान हम सबको पता है साइंस में कि हल्का गर्म दूध में अगर हम थोड़ा दही डाल देते हैं तो वो क्या नाम है जम जाता है दूध। लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरियाज होते हैं और वो उस दूध को जमा देते हैं, तो उसकी हम हर बार जांच करें तो सेम रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की इतनी बारीकी से मतलब जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल मैन मेड होते हैं, इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जैसे नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल होते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबल। जो नेचुरल साइंस है उसके प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं आता, वो चेंज नहीं होते चाहे कोई कैसी भी स्थिति। जैसे मान लीजिए यहाँ इंडिया में भी पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O है, अमेरिका में भी H2O है, हर जगह H2O है, और चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो H2O ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। मान लीजिए जहाँ पर लग रहा है कि ये प्रिंसिपल फॉलो करना मतलब फ़ायदेमंद नहीं है तो दूसरा प्रिंसिपल फॉलो कर लेंगे, उसमें थोड़ा बहुत चेंज ला देंगे, अपने सुविधा अनुसार उसमें चेंज ला सकते हैं उस प्रिंसिपल में, ठीक है। यानी कि उस रूल प्रिंसिपल मतलब वही रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग में, तो रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है यहाँ पर। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अगला है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, यानी कि सभी के द्वारा उनको एक्सेप्टेंस मिली हुई होती है हर जगह से। और कोई भी प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड कब होते हैं, जब उसमें ये तीन चीज़ें हों। रिलेवेंस, रिलेवेंस का मतलब होता है कि रिलेवेंस का मतलब होता है accounting principles are relevant if they result in information that it's useful to the users of accounting information। यानी कि अगर इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करने के बाद वो यूज़र्स के लिए यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है, तो रिलेवेंट है, अदरवाइज नहीं। दूसरा, ऑब्जेक्टिव, यानी कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव इफ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस ऑफ द पर्सन्स प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बना रहा है अगर उसका खुद का पर्सनल बायस कहते हैं व्यक्तिगत पक्षपात, अगर उसका उसमें व्यक्तिगत पक्षपात ना हो और सभी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा हो वो प्रिंसिपल, वो रूल्स एंड रेगुलेशन सभी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा हो, ना कि सिर्फ अकाउंटिंग जो मतलब अकाउंटिंग कर रहा है सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि सभी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, तो जनरली एक्सेप्टेड होगा। और फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है कि आसानी से उसको हम अप्लाई कर सके, फॉलो कर सके। फिजिबल का मतलब ये ना हो कि मतलब बहुत कॉस्टली होगा या बहुत मुश्किल से मतलब उसको फॉलो किया जाएगा, तो भी ऐसा नहीं। अगर वो आसानी से एप्लीकेबल हो, कॉस्ट ऑफ मतलब यूजिंग बहुत कम हो, तो ही वो फिजिबल है। तो अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तभी उस रूल्स को जनरली एक्सेप्टेंस मिलती है। अब एक लास्ट चीज़ रह गई यहाँ पर, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को करना ज़रूरी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना ज़रूरी क्यों होता है। तो बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर कर जो अकाउंटिंग यूज़र्स हैं वो अकाउंटिंग को, बुक्स ऑफ अकाउंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वो भी इन द सेम मैनर। यानी कि हर जगह, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, मतलब अगर यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए हैं हर जगह तो उनमें यूनिफॉर्मिटी आती है, एक रूपता, एक समानता आती है, तो हर कहीं का व्यक्ति उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो ये थे बेटा नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब देखिए बेटा द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स। तो ये तीन तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले आता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन, अ बिजनेस विल बी रन for foreseeable period. There is no intention to close down the business or scale down the business in near future। यानी कि इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग एक बार जब बिजनेस खुलता है तो लंबे समय के लिए खुलता है। ये कोई अजम्पशन नहीं होती, मतलब ये नहीं होता कि बिजनेस को हम अभी जल्द ही नियर फ्यूचर में ही इसको बंद कर देंगे या इसको छोटा कर देंगे, नहीं। एक बार बिजनेस खोलने का मतलब है कि ये बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। इस अजम्पशन के बेस पर ही हम किसी एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में डिवाइड कर पाते हैं। यानी कि जो एसेट्स लंबे समय तक चलता है, एक साल से ज़्यादा चलता है, वो फिक्स एसेट्स कहलाता है, और जो एसेट्स एक साल के अंदर अंदर ही मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाता है, कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स।
या नॉन करंट एसेट्स, सॉरी एक तो होता है करंट एसेट्स, एक होता है नॉन करंट एसेट्स। तो जो नॉन करंट है वो लंबे समय तक चलता है, 1 साल से ज़्यादा चलता है, और जो करंट एसेट्स है वो 1 साल तक ही चलता है, 1 साल के अंदर अंदर उसे कैश में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो इसी एजम्पशन के बेस पर होता है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर होता है, क्योंकि इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग व्हेन अ बिजनेस एस्टैब्लिश it will be run for foreseeable period, for long term period, there is no intention to close down the business or scale down the business in near future। ठीक है जी, तो ये हो गया। अगला वाला है आपका consistency assumption। According to this assumption, when once a method or practice of accounting is selected, will be applied year after year consistently। यानी कि असल में क्या है बेटा, अकाउंटिंग के कई मेथड होते हैं, तो एक बार जो मेथड जो प्रैक्टिस आपने एडॉप्ट कर ली तो हर साल दर साल आपको वही प्रैक्टिस वही मेथड यूज करना पड़ेगा अकाउंटिंग का। फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट्स में कमी, ठीक है, और वो हर साल लगता ही है। तो मान के चलो फर्नीचर है, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन आप कई तरीके से लगा सकते हैं, जिनमें से 2 मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो सेम रहेगी। मान लीजिए 50,000 है, और 50,000 का 10% हमें डेप्रिसिएशन काटना है, तो 50,000 का 10% यानी कि 5,000 हर साल 5,000 डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। ये तो है स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कि 50,000 है और 10% लगाना है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना है। तो पहले 50,000 का था, तो 50,000 का 10% 5,000 हो गया, तो 5,000 घट के अब कितने की वैल्यू बची, 45,000 की, यानी कि 45,000 की। अब जो 10% होगा वो 50,000 का नहीं 45,000 का, यानी कि 4,500 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब 40,500 पे लगेगा, यानी कि 4,050 रुपये लगेगा। तो ये जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो इस कंसिस्टेंसी एजम्पशन के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपने एक बार जो मेथड अप्लाई किया है तो हर साल वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, वरना फिर अकाउंटिंग को समझना मुश्किल हो जाएगा और प्रॉफिट भी हर साल अलग अलग आएगा, आप उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट बचता है आपका एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन के अकॉर्डिंग any transaction will be recorded in the books of account when it is entered into, not at the time of settlement। कहने का मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन उस वक्त रिकॉर्ड करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस वक्त वो होती है, ना कि उस वक्त जिस वक्त उसका सेटलमेंट हो। सेटलमेंट मतलब मान के चलो आज 4 मई 2020 को मैंने गुड्स परचेज किए हैं, माल परचेज किया है 20,000 रुपये का। पेमेंट आज नहीं करिए, पेमेंट मैं करूँगा मान के चलो अगले महीने, मैं जून में जाके मैं उसकी पेमेंट करूंगा, 4 जून को पेमेंट कर रहा हूँ। तो ट्रांजैक्शन मई में यानी कि आज के दिन ही रिकॉर्ड हो जाएगी, भले ही पेमेंट मैं आपका जून में जाके करूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने आज माल बेचा है तो मैं आज ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन आज ही हुई है, भले ही उसकी पेमेंट मुझे रिसीव होगी बाद में, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये है। तो पहला है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग बिजनेस एक बार खोलने पर ये एज्यूम कर लिया जाता है कि लंबे समय तक चलेगा, उसको नियर फ्यूचर में छोटा करने का या बंद करने का कोई इरादा नहीं है। दूसरा है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग एक बार जो प्रैक्टिस आपने यूज कर ली, अडॉप्ट कर ली, ईयर आफ्टर ईयर आपको वही मेथड वही प्रैक्टिस यूज करनी है। ठीक है, तभी जाके आप प्रॉफिट को कंपेयर कर पाएंगे। अगला है आपका एक्रूअल एजम्पशन। इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन उस वक्त रिकॉर्ड करनी होती है जिस वक्त क्या नाम है वो एंटर्ड होती है, जिस वक्त वो होती है, ना कि उस वक्त जिस वक्त उसका सेटलमेंट हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मैं आपको इससे आगे का पढ़ाऊंगा।